बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे एंजाइम। आज के इस लेक्चर के में हम एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कैरेक्टर्स देखेंगे और उनका मैकेनिज़्म देखेंगे। और इस चैप्टर में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम एंजाइम को डिफ़ाइन करें तो एंजाइम बेसिकली प्रोटीन का एक ग्रुप है जिसके अंदर बहुत से अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं और ये बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं और ये हमारे बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शन मतलब बायोकेमिकल रिएक्शंस को एफिशिएंसी को तेज़ कर देते हैं या बढ़ा देते हैं। उसके अलावा इनका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, उन्होंने ख़ास एक स्ट्रक्चर अडॉप्ट की होती है जिसको हम ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। और उस स्ट्रक्चर के अंदर एक छोटा सा पोर्शन मौजूद होता है जिसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। और नेक्स्ट आगे जाके हम पढ़ेंगे कि उस एक्टिव साइट को हम मज़ीद दो साइट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट पे आकर सबस्ट्रेट बैठेगा और कैटालिटिक साइट के ऊपर रिएक्शन परफॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट के एंजाइम्स के अंदर कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट्स भी होते हैं, उनको हम कोफैक्टर कहते हैं। अब नीचे कोफैक्टर की टाइप्स हैं। अगर वो कोफैक्टर डिटैचेबल मेटेलिक आयंस हैं या इनऑर्गेनिक आयंस हैं, मिसाल के तौर पर आयरन आयन है, मैग्नीशियम है, जिंक आयन है, तो तब हम उन्हें एक्टिवेटर बोल देंगे। अगर वही कोफैक्टर, जो कि कोफैक्टर हमेशा नॉन प्रोटीन पार्ट ही होगा, ये आपने याद रखना है, वो कोफैक्टर अगर कोवलेंटली बॉन्ड है तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कह देंगे। अगर कोफैक्टर लूजली अटैच है एंजाइम के साथ तो हम उसको को एंजाइम कह देंगे। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम वाइटामिन्स होते हैं को एंजाइम्स के तौर पे जो एक्ट करते हैं। नेक्स्ट दो और डेफिनेशन है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम। तो आपने याद रखना है, जब किसी एक एंजाइम में से उसका को एंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप निकाल दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, उसको हम एपो एंजाइम कह देते हैं। और एपो का मतलब होता है अवे, मतलब इस एंजाइम से कोई चीज़ अवे कर ली गई है, दूर कर ली गई है, निकाल दी गई है। हॉलो एंजाइम होता है कि एक एक्टिवेटेड एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर, कि उसके साथ उसका कोफैक्टर मौजूद हो। और हॉलो का मतलब होता है कंप्लीट, मतलब एंजाइम अपने कंप्लीट पार्ट के साथ बिल्कुल एक्टिव फॉर्म में मौजूद है। कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम्स की एक नज़र देखेंगे हम, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है, तो इसलिए मैं इसमें से क्विकली गो थ्रू करूँगा। सबसे पहले के जो एंजाइम्स हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। अगेन वही कि उनका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर एंजाइम्स मौजूद ना हो तो वही रिएक्शन बहुत ही स्लोली परफॉर्म किया जाएगा। उसके अलावा ये जो एंजाइम्स हैं ये प्रोडक्ट की नेचर को चेंज नहीं करते, मतलब अगर कोई रिएक्शन एंजाइम के बगैर किया जाए फिर भी वही प्रोडक्ट बनेगा, अगर उसमें हम एंजाइम ऐड कर लेंगे तो फिर भी वही प्रोडक्ट बनेगा। एंजाइम प्रोडक्ट की नेचर को चेंज नहीं करते। उसके अलावा अगर हम एंजाइम्स थोड़ी अमाउंट के अंदर यूज़ करेंगे तो तब भी वो इनफ होंगे जिससे रिएक्शन को क्विकली परफॉर्म करवाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स जो हैं ये यूज़ नहीं होते, ये वैसे ही रहते हैं। मतलब एक रिएक्शन इन्होंने परफॉर्म करवाया तो इनके अपने अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगी। उसके अलावा ये स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, ये किसी ख़ास, जो एक एंजाइम है वो किसी ख़ास एक सबस्ट्रेट को या किसी ख़ास एक ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर काम कर सकता है। उसके अलावा ये बहुत सेंसिटिव होते हैं ड्यू टू इट्स पॉलीपेप्टाइड चेन स्ट्रक्चर, बहुत सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि ज़रा सा टेम्परेचर जो है वो ऊपर नीचे होगा इनकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, पीएच चेंज आने में इनकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी और ये अपना फंक्शन जो है वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकें। इसी तरीके से अगर सबस्ट्रेट जो है वो इनकी नेचर का नहीं है तो एंजाइम उसके साथ भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। कुछ एंजाइम्स जो हैं उनको कोफैक्टर रिक्वायर होता है, ठीक है, और ये जो को एंजाइम्स हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं, मतलब कि ये रिएक्शंस को जल्दी परफॉर्म करने में, इजीली परफॉर्म करने में, कम एनर्जी में परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं बॉडी के अंदर। अब मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन हम देखें तो बहुत ही सिंपल है। कुछ बातें हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको यहाँ डायग्राम से समझाऊंगा कि हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको यहाँ पर ई से शो किया गया है और एक सबस्ट्रेट होता है।
जब ये एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं तो फिर एक स्ट्रक्चर बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। उसके बाद फिर वो जो कैटालिटिक साइट हमने पढ़ी है उसके ऊपर रिएक्शन परफॉर्म होता है और वो जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाता है और एंजाइम जूं का तूं मतलब वैसे का वैसे हमारे पास मौजूद होता है, क्योंकि हमने इसके करैक्टर के अंदर पढ़ा है कि एंजाइम की अपनी स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज नहीं आती। नेक्स्ट जो है वो एक और बात यहाँ पर बताई गई है जिसको आपके हमारी बुक के अंदर वर्ड्स के अंदर बिल्कुल भी जो है वो बयान नहीं किया गया लेकिन डायग्राम के अंदर शो किया गया। इसमें ये है कि लाजमी नहीं है कि एंजाइम जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए हों। कभी कभार ये मेम्ब्रेन्स के अंदर बिल्कुल साथ साथ जुड़े होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मोती जो है वो पिरोए हों। ठीक है, एक एंजाइम के बाद दूसरा एंजाइम, फिर तीसरा, चौथा, ये किसी मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। अगर आप एग्जाम्पल पूछेंगे तो इसकी एग्जाम्पल है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो उनकी मेम्ब्रेन्स के अंदर इस तरीके से एंजाइम्स जो हैं वो जुड़े होते हैं। अब डायग्राम के अंदर आप शो किया हुआ है वो देखें कि किस तरीके से एंजाइम 1, एंजाइम 2, एंजाइम 3 और एंजाइम 4 जो है वो साथ साथ हैं और जो एंजाइम 1 है वो ए को बी में कन्वर्ट कर रहा है, फिर वो जो बी है, बी सबस्ट्रेट है, वो एंजाइम 2 के हवाले कर दिया गया, तो एंजाइम 2 उसको सी में कन्वर्ट कर देगा। फिर जो सी है वो एंजाइम 3 के हवाले कर दिया गया, वो उसको डी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो इस डायग्राम के अंदर शो किया गया है कि एक जो सबस्ट्रेट है जब वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो दूसरे एंजाइम के हवाले कर दिया जाता है। तो इस तरीके से पूरी एक चेन के अंदर जो है ये रिएक्शन परफॉर्म होता है। इसमें दो चीज़ें और बताई गई हैं जो आपने समझनी है, जो हमारी बुक के अंदर वर्ड्स के अंदर बिल्कुल बयान नहीं की गई। फीडबैक इनहिबिशन क्या है और प्रिकर्सर एक्टिवेशन क्या है। इसको आपने बिल्कुल सिंपली समझना है कि ये जब फाइनल प्रोडक्ट हद से ज़्यादा हो जाता है, मतलब बॉडी को अब रिक्वायर नहीं है कि ज़्यादा ई बने, तो यही ई जो है ये फाइनल प्रोडक्ट जाकर एंजाइम 1 को सिग्नल देता है कि आप अब रिएक्शन करना बंद कर दो। ठीक है, इस बात को हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन, कि मतलब ई जो फाइनल प्रोडक्ट था उसने फीडबैक जाके दिया एंजाइम 1 को कि बस अब रुक जाओ कि फाइनल प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन गया है। तो इसको हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। और इसी से उल्ट अगर रिएक्शन नहीं हो रहा और हमारे पास इनिशियल सबस्ट्रेट ए बहुत ज़्यादा हैं तो वो जाके सिग्नल देगा एंजाइम 4 को कि आप रिएक्शन करो, ताकि जो हमारे पास जो इनिशियल सबस्ट्रेट ज़्यादा हैं उनको हम नॉर्मल अमाउंट के अंदर ले आएँ। दोबारा बता रहा हूँ, फाइनल प्रोडक्ट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो जाकर एंजाइम 1 को रोक देगा, और जब वो रोक देगा तो इसको हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। और जब जो इनिशियल सबस्ट्रेट ए है जब वो बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा तो वो एंजाइम 4 को जाकर एक्टिवेट करेगा, उसको ऑन करेगा कि अब जो है वो रिएक्शन करना शुरू करें और ये पूरा साइकिल जो है वो चलाएं। ठीक है, तो ये जस्ट आपने समझ लेना है, ये हमारी बुक के अंदर इसकी लाइंस जो है वो नहीं लिखी हुई। लास्ट के ऊपर दो बातें हैं, दो मॉडल्स जो है वो प्रपोज किए गए एंजाइम के हवाले से, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल। ठीक है, लॉक एंड की मॉडल जो है वो एमिल फिशर ने प्रपोज किया था और इंड्यूस फिट मॉडल जो था वो डैनियल हॉशलैंड ने प्रपोज किया था। ये जो डायग्राम है ये लॉक एंड की मॉडल की है। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक जो एंजाइम होता है ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये अपनी शेप चेंज नहीं करता, इसकी जो एक्टिव साइट होती है वो चेंज नहीं होती। तो क्या बताया जाता है इसके अंदर कि हमारे पास एक एंजाइम है, एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट उस एंजाइम के ऊपर आकर बैठेगा, एंजाइम की स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगी। तो जब वो एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिल जाएंगे तो उससे बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, और उसके बाद वो जो सबस्ट्रेट था ब्लैक कलर का वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया है। और इस पूरे रिएक्शन के अंदर एंजाइम की स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज नहीं आई, और इसी को हम लॉक एंड की मॉडल कहते हैं, जिसमें एक्टिव साइट जो है वो चेंज नहीं होती। और इसके मुताबिक जो एंजाइम है वो रिजिड स्ट्रक्चर हैं और वो एज ए टेम्पलेट यूज़ होते हैं। टेम्पलेट ऐसी चीज़ को कहते हैं जो बेसिक चीज़ हो और बार बार इस्तेमाल हो जाए। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट पे आज है वो है इंड्यूस फिट मॉडल। इसके मुताबिक एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है, वो चेंज की जा सकती है। जैसे कि हम डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ग्रीन कलर का एक सबस्ट्रेट आया है और वो एंजाइम के ऊपर सिट किया है, बैठा है,
और उससे एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन गया है, उसमें अब चेंजिंग आई है और वो जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से उसके जो कलर चेंज हुए हैं और उसके बाद वो प्रोडक्ट के अंदर बदल गया है। इसमें जस्ट आपने इतनी बात याद रखनी है कि इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक जो एंजाइम है ये रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होते, इनकी एक्टिव साइट की जो शेप है वो चेंज की जा सकती है या हो सकती है ड्यूरिंग रिएक्शन।